हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और मेरी वीडियो को लगातार देख रहे होगे। तो बच्चों, हमारा जो पिछला सेशन था वो था किस पे? न्यूमेरिकल्स। किसके बेसिस पे? हेनरी लॉ के बेसिस पे, है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा राउल्ट्स लॉ पे। हम लोग आज राउल्ट्स लॉ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ लेंगे, है ना। प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। जो भी मैं यहाँ मतलब हमारे जो स्क्रीन पे जो भी चीज लिखा हुआ होगा प्रॉपर लिखते चलना, बाकी बात जो मैं लिख रहा हूँ उसे भी आपको लिख लेना है प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और एक बात बच्चों याद रखो, देखो बच्चों, लाइक का रेशियो बहुत कम है, व्यूज ठीक ठाक मतलब जो आ रहे हैं सो तो आ ही रहे, पर लाइक उतना नहीं आ रहा है। तो बच्चों लाइक कर दो यार सेशन को, अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। शेयर कर देना उन सभी बच्चों को जो जेई नीट और 11th-12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो चलिए, आज का जो सेशन होगा वो होगा इस पे, राउल्ट्स लॉ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए, हमारा जो सेशन का स्टार्ट है वो होगा हमारे होमवर्क से। मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, पता नहीं आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन अगर नहीं बनाया तो बहुत गलत बात है बच्चों, आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को घिसोगे नहीं ना, तब तक तुम चमकोगे नहीं, और तुम्हें खुद को घिसना होगा, ठीक है। बिना मेहनत करने वालों को इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन से। अगर आपने नहीं बनाया है तो प्रॉपर बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और सोच लो कि ये जो आधे घंटे का लेक्चर होगा इस बीच हमें कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देन क्वेश्चन हमसे क्या कहता है पहले ये जानेंगे। क्वेश्चन हमसे कहता है द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कितना? 4.34 इंटू 10 का पावर 4 ATM। मतलब आपको यहाँ ये क्या दे दिया? यहाँ ये आपको दे दिया KH, जिसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2, मतलब आपको यहाँ क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर, मतलब आपको P दे दिया जो कि कितना है? 0.2 ATM अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है, किसमें मांग रहा है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का मतलब मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। इतना सारा डाटा आपको दिया है और मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे गिवन। गिवन गिवन डाटा क्या क्या है? गिवन में हमें मिल चुका है KH। क्या मिल गया है? KH इज इक्वल टू कितना है? KH इज इक्वल टू हमको दिया है 4.34 इंटू 10 का पावर कितना? 4 ATM। ये हमें मिल चुका है, हाँ या ना। इसके अलावा प्रेशर भी मिल चुका है। प्रेशर कितना है? 0.2 ATM। ये हमें प्रेशर भी दे चुका है। उसके अलावा अब हमको पूछ क्या रहा है कि आप बताओ कॉन्सेंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में कि क्या होगा, यही ना पूछा। अब देखो साइड में मैं लिख रहा हूं, साइड में मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। आपको याद है मोलैरिटी का मतलब क्या था? मोलैरिटी का मतलब था नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला था। अब देखो रास्ता ढूंढते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमें क्या ढूंढना होता है? रास्ता। तो देखो रास्ता में ये आपसे क्या मांगा है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब n। अब ये n आपको कौन दे सकता है? n आपको दे सकता है, n आपको कौन दे सकता है? n आपको देगा x, यानी कि हमारा मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू n। अगर a है यहाँ पे तो Na प्लस NB, हाँ या ना। ये फॉर्मूला हमको पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको कौन देगा? नंबर ऑफ मोल्स देगा हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो आपको तो फॉर्मूला पता है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये हमारा किसका फॉर्मूला था बताओ? ये फॉर्मूला था हमारा हेनरी लॉ का। यही तो हम लोगों ने हेनरी लॉ में पढ़ा है ना। अब देखो P मिल गया है, KH पता है, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P बाई KH, हाँ या ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये KH इधर आ जाएगा तो P बाई KH। अब हम क्या करेंगे? सीधा P बाई KH पे पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रेशर कितना है हमारा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट P क्या है हमारा? 0.2 ATM, हाँ या ना। 0.2 ATM डिवाइडेड बाय कितना है? 4.34 इंटू 10 का पावर 4 क्या? ATM, हाँ या ना। अब जरा ध्यान दो, अब क्या है यहाँ पे? ATM से ATM कैंसल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अब चलो, अब एक काम करो, डिवाइड करो, यहाँ पे कैलकुलेशन करो। तो जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको मिलेगा x 0.34
0.046 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा 0.046 इंटू 10 का पावर -4। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपको सही लग रहा है? एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10 का पावर n का फॉर्मेट, जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, तो हम लोग उसी फॉर्मेट में इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा जगह खाली है तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो नंबर्स को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10 का पावर -6, ये आपका आ गया क्या, x ऑफ क्या यहाँ भूल रहा था, ऑक्सीजन, तो x ऑफ O2 आपको मिल गया, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया। चलिए इसको भी हम दिमाग में रखेंगे, बाकी हम उधर मिटा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम दिमाग में रखेंगे, तो इसलिए इसमें गोल घेरा कर दिया, ठीक ना। अब चलिए अब हम इधर मिटा रहे हैं, देखिए, देन हमको इतना कुछ मिल गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमको मोल फ्रैक्शन मिल गया है, आप लोग लिख लिए होंगे, साथ ही साथ लिखते रहना, ठीक है, बीच में मैं दूंगा मौका आपको स्क्रीनशॉट लेने का। अब देखो मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब मोल फ्रैक्शन मिल गया तो हमको मांग क्या रहा है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर में मांग रहा है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ना। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास है ही। देन अगर हम यहाँ पर कहें, लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, क्या है, x हम मान लेते हैं हमारा O2 A है और H2O हमारा B है, ठीक है। तो फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, XA इज इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB। देन हम जानते क्या है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत कम घुलेगा वाटर में, देन क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बहुत कम होगा किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से। देन उस कंडीशन में एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी, हाँ या ना। तो अब क्या हो जाएगा, हमको एन ए चाहिए तो एन बी एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू मल्टीप्लाई बाई एन बी, हाँ या ना, हो जाएगा। देन अब क्या करना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन बी, क्या चाहिए हमें चाहिए एन बी। एन बी के लिए हम क्या करेंगे, देन एन बी निकालना पड़ेगा। तो एन बी कितना होगा बताओ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही हमसे बता रहा है, एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, बी मतलब वाटर, तो कि हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन एन बी हमारा क्या है, एन ऑफ H2O, ये कितना होगा, देखो ये कह रहा है हमको कि ये 1 लीटर में घूम, यहाँ आपको मांग रहा है ना 1 लीटर में पर लीटर, तो हम मान लेंगे कि हमारा वाटर कितना है 1 लीटर, ठीक है। देन 1 लीटर के लिए हमारा कितना हो जाएगा मास, अगर 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो 1000 ग्राम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि वाटर का H2O का मोलर मास कितना आएगा 18 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 55.5 मोल, यही मिलेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब NH2 यानी NB हमको मिल गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा आ जाएगा आंसर, आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा बच्चों, अब करना कुछ नहीं है। देन Na, अब देखिए उसको हम दूसरा कलर में लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो देखो यहाँ पे Na इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, एक्स से कितना आया था हमारा 4.6 इंटू 10 का पावर 4.6 इंटू 10 का पावर, इसको भी अभी मिटा ही देते हैं, है ना, लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। 4.6 इंटू 10 का पावर, तो ऊपर से लिखते हैं हम सीधा, है ना, थोड़ा सा जगह भी बन जाएगा मेरा, ठीक है। देन Na इज इक्वल टू, एक्स से कितना आया है 4.6 इंटू 10 का पावर -6 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना आया है 55.5। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 2.55 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है ना। तो देखिए जब आपके पास ये वैल्यू आया तो कितना आया, यानी कितना पे आया 2.55 इंटू 10 का पावर -4, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ पर आपने कितना लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 1000 ग्राम, मतलब कितना लीटर पे था, ये 1000 ग्राम कितना पे था, 1000 ग्राम जो आया था हमारा, ये कितना में आया था, ये आया था हमारा, रुको 1000 ग्राम जो आया था ये कितना में आया था, ये आया था हमको 1 लीटर में, हाँ या ना, 1000 मिलीलीटर में। देन क्योंकि ये 1000 ग्राम में डिजोल्व है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया है कितना में आया है 1000 ग्राम पे, मतलब 1 लीटर में आया है। देन मोलैरिटी भी हमारा क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू
2.55 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 आंसर। क्लियर है बच्चों? देखो यहाँ पर आंसर भी वही है, 2.55 इंटू 10 का पावर माइनस का 4। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। ले लीजिए, ले लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक है वो है अब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना, हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर जनरेट कहाँ होता है, हमें इस बारे में जानना है। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर के लिए हमें एक टर्म को जानना होगा जिसका नाम है वोलेटाइल सबस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल सबस्टेंस? वोलेटाइल सबस्टेंस किसको कहा जाता है, इसको समझते हैं। ठीक है, चलो बच्चों देखो समझो। देखो वोलेटाइल सबस्टेंस वैसा सबस्टेंस है जो लिक्विड फॉर्म के साथ साथ अपने किसमें, गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, या फिर उसको वेपर फेस में भी वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब बोलोगे सर आखिरकार एक बात बताइए आप, वेपर लिक्विड फेस में फिर वेपर फेस में इसका मतलब क्या है? तो देखो अगर हम तुमसे ये कहें क्या वोलेटाइल सबस्टेंस वाटर हो सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। अब देखो वाटर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वो अपने गैसियस फेस यानी वेपर फेस में भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वोलेटिलिटी की, मतलब कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्या वाटर एक बहुत अच्छा वोलेटाइल सबस्टेंस है, तो हम कहेंगे नहीं, वाटर से भी बहुत अच्छा वोलेटाइल सबस्टेंस हमारे आसपास मौजूद है। आप पूछोगे सर वो कौन से सबस्टेंस है जो वाटर से भी ज्यादा अच्छा वोलेटिलिटी दिखाते हैं, तो देखो वो है हमारा पेट्रोल। एक्चुअली देखो ज्यादातर हम लोगों ने जो जो अपने लाइफ में देखा है उससे अगर हम कोरिलेट करके पढ़े तो हमें आराम से केमिस्ट्री समझ आएगा। ठीक है ना? तो देखो पेट्रोल, क्या पेट्रोल हमारे एट अ रूम टेम्परेचर में, तुम पेट्रोल को देखे होगे, क्या हमारा पेट्रोल एट अ रूम टेम्परेचर में गैसेस फॉर्म में नहीं बदल जाता? हाँ सर बिल्कुल बदल जाता है। अगर हम एक कंटेनर में पेट्रोल लेकर के आए, उसको रख दे और रखने के बाद छोड़ दे कुछ देर तक, तो आप देखोगे पेट्रोल क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से फटाफट गैसियस स्टेट में बदल रहा है। तो हम ये कहेंगे ना कि वाटर से बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी कौन दिखा रहा है, पेट्रोल। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कि ईथर्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, ठीक है ना, तो ये सभी जो है हमारे क्या है, बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी दिखाता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वेपर प्रेशर। देखो मेरे साथ होता क्या है ना, खासकर गर्मियों के दिनों में ये बहुत देखने को मिलता है। मेरे ही साथ में बहुत सारे ऐसे बाइक वाले होंगे, कार वाले होंगे, लेकिन बाइक के साथ ये ज्यादातर देखा जाता है। पहले के जो बाइक आते थे उनमें होता क्या था कि गर्मियों के दिनों में, अभी भी होता है, गर्मियों के दिनों में एक बार टैंक को खोला जाता ताकि अंदर का जो गैस है वो बाहर निकल जाए। तो अंदर का गैस क्या है सर, जाहिर सी बात है, मान के चलते हैं, ये देखो यहाँ पर आप लोग फिगर देख रहे हो, इस फिगर को थोड़ा गौर से देखो। ठीक है, इस फिगर में क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। इस फिगर में क्या हो रहा है, मान लो ये एक टैंकर है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा पेट्रोल है। अब पेट्रोल धीरे धीरे क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में बदल रहा है, मतलब गैस के पार्टिकल्स ऊपर उठ के जा रहे हैं। अब ध्यान दो, ये जो पार्टिकल्स है ऊपर में चिपकेंगे, धीरे धीरे गैस का फॉर्म और बढ़ता जाएगा, मतलब गैसेस पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो ये एक दूसरे पर यहाँ पर एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है ना, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो रहा है? रुको मैं आपको फिगर के जरिए समझाता हूँ एक बार और, मतलब ये तो हो गया आपका जीआईएफ फाइल में, आपको मैं एक फिगर के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझना, वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, सॉरी हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये रहा हमारा कंटेनर। देखो ये हमारा कंटेनर है, मान लेते हैं कि हमारा मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, और कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, पेट्रोल भी लगभग इस कलर का होगा, तो चलो मैं पेट्रोल को डाल दे रहा हूँ, ये पेट्रोल हुआ। ठीक, मैंने ये पेट्रोल को डाला, ध्यान देना, ठीक है, पेट्रोल को डाला। अब पेट्रोल को डालने के बाद मैंने क्या करा, अब इसको बंद कर दिया। ये हमारा टैंक है जो कि हो गया क्लोज्ड कर दिया मैंने इसे। ठीक है, अब पेट्रोल को डालने के बाद अब जरा ध्यान दो, ये जो पेट्रोल है ये धीरे धीरे करके लिक्विड फेज से गैसेस फेज में बदलेगा, मतलब ये उड़ेगा ऐसे करके। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिर ये भी उड़ता चलेगा। ये गैसेस पार्टिकल्स इसके कहाँ, जो ऊपरी सतह है वहां पर गैसेस पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ये लगातार आते रहेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो जाहिर सा बात है एक समय बाद ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा यहाँ जो वेपर फॉर्म है ये भर जाएगा। अब इसके कारण यहाँ पर, मतलब किस जगह कहाँ पे, देखो यहाँ पे, इनके बीच में इस जगह, मतलब गैसियस के मॉलिक्यूल और वेपर के मॉलिक्यूल के बीच में प्रेशर लगने लगेगा, प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा, है ना, प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा इनके बीच में। यहाँ पे जब प्रेशर लगेगा तो ये प्रेशर को क्या कहेंगे, तो इसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। समझ में आया बच्चों, आया ना, समझ गए? इसी को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। समझ गए? मतलब क्या, जब लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स, मतलब दोनों तो एक ही के पार्टिकल्स है, मतलब ऐसा समझ लो कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिक्विड के पार्टिकल और गैसियस के पार्टिकल्स के बीच में जब क्या लगने लगे, प्रेशर जनरेट हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं वेपर
प्रेशर। बोलो क्लियर हो गया, समझ गए बच्चों? 100% समझ गए होगे। तो देखो एक बार मैं बता देता हूं, देखो इसका डेफिनेशन क्या है। द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस above the liquid surface or solution which is volatile in nature at equilibrium condition at a given temperature is called vapor pressure। एकदम अच्छे से क्लियर है। मतलब जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा, पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा किसके किसके बीच में? वेपर और गैस और कौन? लिक्विड के सरफेस पे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? उसका वेपर प्रेशर कहेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? 100% नहीं होगा। आगे चलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो अब क्या हुआ, वेपर प्रेशर हमें अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला फिगर भी आपको वही चीज दिखा रहा है। ठीक है, जब लिक्विड के सरफेस पे गैसियस पार्टिकल क्या करें, अपना प्रेशर मतलब प्रेशर लगाएं, तो उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देन इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें जानना है, अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ ही साथ, ठीक है। देन इसके बाद अब हम लोग जानेंगे क्या? अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। हमारा कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को? तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? नेचर लिक्विड का, ठीक है। तो देखिए क्या है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। क्या है? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज हाई। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि देखो बच्चों, अगर किसी भी कोई भी लिक्विड है, ऐसा समझो, चलो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है, मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है, ठीक, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास है ये मतलब पेट्रोल है, वाटर एंड पेट्रोल, ठीक है, दोनों है, दोनों ही वोलेटाइल है। मतलब क्या? दोनों ही लिक्विड फेस में और वेपर फेस में पाए जाते हैं, ठीक। हम ये जानते हैं कि वाटर एट अ रूम टेम्परेचर कभी भी लिक्विड फेस से वेपर फेस में नहीं जाएगा, मतलब आइडियल रूम टेम्परेचर इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल एट अ रूम टेम्परेचर आराम से लिक्विड फेस से वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। सर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि पेट्रोल लिक्विड फेस से वेपर फेस में चला गया लेकिन वाटर नहीं जा रहा एट अ रूम टेम्परेचर? इसके लिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस लेके जाना पड़ेगा। किसको? वाटर को। वाटर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो वो आराम से लिक्विड से वेपर फेस में जा रहा है, बट पेट्रोल नहीं जा रहा। इसका क्या रीजन हो सकता है सर? तो देखो इसके पीछे काम करता है उस सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सेंस, देखो जब भी कोई पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 कंटेनर है, इसको भी समझते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने कंटेनर है? देखो यहाँ लिख रहे कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कितने कंटेनर है? 2 कंटेनर। एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया, दोनों कंटेनर है। एक कंटेनर में हम ये जो व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला H2O के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये H2O के पार्टिकल्स है, ठीक, क्लियर है? ये H2O के पार्टिकल्स है मान लेते हैं। और इसमें कौन से पार्टिकल हैं? इसके अंदर पार्टिकल्स हैं पेट्रोल के, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं पेट्रोल के, समझना, ये पेट्रोल के पार्टिकल्स। जाहिर सा बात है जो पार्टिकल्स होंगे, ध्यान देना, जो पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, हाँ या ना? ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये भी जुड़ा होगा, 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 ये भी और ये भी, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो आखिर जो जुड़े हुए हैं किसी ना किसी अट्रैक्शन के कारण, हाँ या ना? यस सर। तो ये जो अट्रैक्शन है, मतलब अगर हम ये कहें कि हमारा क्या है, H2O का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो H2O का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगा किससे? पेट्रोल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसीलिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी कीमत पे एट अ रूम टेम्परेचर पे, आइडियल रूम टेम्परेचर पे कभी भी मतलब वेपर फेस में नहीं जाते। लेकिन पेट्रोल के जो पार्टिकल्स है, चूंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वीक। इनका कैसा है? ये जो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसा है? ये वीक है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, ठीक है। पेट्रोल का कैसा होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। थोड़ा जगह का कमी हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है पेट्रोल का? वीक है एज कंपेयर टू इससे H2O से, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आराम से एट अ रूम टेम्परेचर क्या है? आराम से वेपर फेस में पाया जाता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अच्छे से समझ में आया नेचर ऑफ लिक्विड? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जिस भी सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो बहुत ज्यादा क्या कहलाएगा? बहुत ज्यादा वोलेटाइल दिखाएगा, मतलब अपने आपको उसका जो वोलेटिलिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ गया है? देन पहला तो आपको समझ में आया। देन नोट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िएगा नोट को। नोट में क्या लिखा है? नोट में मैंने लिखा है दी प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू एनी सॉल्यूशन।
इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ सर, समझिएगा। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है क्या, यहाँ कहानी ये है कि जो भी कोई प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड का मतलब प्योर, उसमें किसी तरह को मिलावट नहीं होना चाहिए। तो जो प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, अगर कोई सॉल्यूशन बनाए हो उससे। फॉर एग्जांपल समझाते हैं, आपने लिया पेट्रोल, फिर से थोड़ा इमेजिन करना, आपने लिया पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल में आराम से कौन कौन सा सॉल्युबल सब्सटेंस है, केरोसिन, ज्यादातर तो पहले के टाइम में, अभी तो नहीं क्योंकि अब तो केरोसिन का भी रेट उतना ही हो गया है, मतलब जितना पेट्रोल का है। लेकिन हमारे टाइम में केरोसिन होता था 15 रुपए और पेट्रोल होता था 50 रुपए 60 रुपए, मतलब जब हम कुछ छोटे थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे केरोसिन और पेट्रोल को मिला दिया जाता था और फिर क्या होता था कि जो आपका मिलावट वाला तेल है वो बेचा जाता था। बहुत जगह पर ये होता था, आज भी होता होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलाया ही जाता होगा। अभी तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, पर वो गवर्नमेंट से पूरी तरह से पास्ड है। पर अब यहाँ देखिए, अब क्या है यहाँ पे कि जो केरोसिन है और पेट्रोल है, इन दोनों को क्या करो, मिला दो। मिलाने के बाद क्या करो, उसको रख दो। अब एक कंटेनर लो जिसमें प्योर पेट्रोल रखो और एक कंटेनर लो जिसमें केरोसिन और पेट्रोल दोनों को मिला करके डाल दो। मतलब तुमने सॉल्यूशन तैयार किया केरोसिन का और पेट्रोल का, ठीक। अब तुम देखो ज्यादा वोलेटाइल कौन है, केरोसिन या केरोसिन मिलाया हुआ पेट्रोल या फिर प्योर पेट्रोल। तो तुम पाओगे क्या कि जो पेट्रोल, जो प्योर पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा एज कंपेयर टू हमारा केरोसिन प्लस पेट्रोल सॉल्यूशन। समझ में आ गया, मतलब किसी भी तरह का सॉल्यूशन अगर तुम बना रहे हो, चाहे वो वोलेटाइल ही क्यों ना हो, तो प्योर सब्सटेंस जो होगा वो बहुत अच्छे से वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू हमारा सॉल्यूशन। एकदम क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लीज कंफ्यूज्ड मत होना। अब आ जाता है हमारा क्या, टेम्परेचर। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को समझते हैं। टेम्परेचर क्या है, देखो मैं थर्मोडायनामिक्स में एक बात करता हूँ या इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर सबका बाप होता है, ठीक है। टेम्परेचर अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन में पाए जाने वाले सब्सटेंस को भी हिला के रख देता है, उसका इक्विलिब्रियम खत्म कर देता है। तो टेम्परेचर सबका बाप होता है। तो समझ लो कि हमको टेम्परेचर के बारे में तो जरूर से जरूर पढ़ना है। अब तुम ही जरा सोचो ना, कोई एक सब्सटेंस एट अ रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल है, हाँ। अब अगर उसको आप टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब उसमें टेम्परेचर दे दो, क्या उसका वोलेटिलिटी नहीं बढ़ जाएगा, हाँ या ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका वोलेटिलिटी, क्या यार, मतलब मजाक ही चल रहा है, जी भी ना उलट रहा आप तो। मतलब उसका वोलेटिलिटी क्या नहीं बदलेगा, जाहिर सा बदल जाएगा, मतलब वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। बार बार जी उलट ना रहा भैया, ठीक है। देन हम ये कहेंगे कि हम टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ जाएगा, वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अच्छे से क्लियर है, जाहिर सा बात है। आप जरा सोचो, वाटर एट अ रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल नहीं है, समझते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्या उसका वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, उससे उसका लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में नहीं बदलेगा, बदलेगा ना मेरे बच्चों। तो बस यही कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब आप ये सोच रहे होगे, अच्छा एक बात बताइए सर, हम लोग अभी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे दुलारे और न्यारे बच्चों, राउल्ट्स ने इसी पे काम किया था। मतलब राउल्ट्स का लॉ जो हम पढ़ेंगे वो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है हमारा, अब हमारा है आगे का पोर्शन, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड अपने वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए उसी को उसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब जरा आप सोचो, कोई एक सब्सटेंस लेते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो क्या उसका वेपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में। मतलब क्या है, मान लेते हैं हम फिर से एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर लिया हमने, फिर से एक और कंटेनर लिया, दो कंटेनर लिया, ठीक। ध्यान से समझना, एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई एक सब्सटेंस को जाना, नाम नहीं जानते हैं, और एक कंटेनर है जिसमें हमने दूसरे सब्सटेंस को बजाना जिसका नाम हम फिर से नहीं जानते। पर हम मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस हमारा ए है और एक सब्सटेंस हमारा बी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब हम ये कहते हैं, चलिए अब दोनों को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। दोनों ही कंटेनर को अब हम क्या करेंगे, बंद कर देते हैं, क्लोज कर दिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम ये कहते हैं क्या कि जो हमारा कंपोनेंट ए है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये जो है कंपोनेंट ए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बीपी, ये हम मान लेते हैं कितना है, ये है 400 केल्विन, ठीक है। और ये जो है हमारा कौन सा कंपोनेंट बी, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 300 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना मान लेते हैं हम, 300 केल्विन। मतलब 300 केल्विन पे ये जो है अपने कहाँ चला जाता है, अपने वेपर फेस में जाने लगता है, और हमारा यहाँ पे क्या होता है, गैसियस पार्टिकल में ये बदलने लगता है। लेकिन वहीं हमारा जो कंपोनेंट ए है ये 400 केल्विन पे कहाँ जाएगा, गैसियस फॉर्म में जाएगा, ठीक है।
अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। देखिए ये 300 केल्विन पे ही क्या होने लगा, वेपर फेस में चेंज होने लगा, और ये 400 केल्विन पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो मतलब क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब जिसका क्या हो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो कम हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो ज्यादा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो ज्यादा हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली ना कम ही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। बोलो समझ गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ले लो, ले लिया, यहां तक तो हमारा सब कुछ क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आ गया हमारा कौन, राउल्ट्स का लॉ। अब हमको राउल्ट्स के लॉ के बारे में जानना है, ठीक है। देखिए राउल्ट्स के लॉ ने दो कंडीशन पे काम किया था। ये अभी हम जो पढ़ेंगे, मतलब ये जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 1, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने काम किस पे किया था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर इन्होंने अपना पूरा का पूरा काम किया था, ठीक है। देखो जब मैं खुद 12th में था ना, तो एक क्वेश्चन आया था कि आप रिलेशन बताओ किसके किसके बीच में, हेनरी लॉ के बीच में और राउल्ट्स लॉ के बीच में। तो थोड़ा हम लोग 1 मिनट के लिए हेनरी लॉ को थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने दिमाग में फिर से लेके आएंगे। हेनरी ने क्या किया था, ध्यान देना। हेनरी दादा ने एक्चुअली हेनरी दादा ने क्या किया था, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। हेनरी दादा ने कहा था, थोड़ा यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे और मैं उसके बीच में रिलेशन आपको स्टैब्लिश कर सकूं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हेनरी बाबा ने कहा था क्या कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, इन्होंने यही कहा था। और ये जो रिलेशन आया था P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये कर क्या रहे थे, ये कर रहे थे एक कंटेनर लिया था, उसमें लिक्विड सॉल्यूशन था और कोई अनदर गैस को ये क्या कराना चाहते थे, इसमें डिसॉल्व करवाना चाहते थे। यही करवाना चाहते थे ना, क्या करवाना चाहते थे, डिसॉल्व, ठीक है। ये डिसॉल्व करवाना चाहते थे कौन, हेनरी दादा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं राउल्ट्स के लॉ पे। राउल्ट्स क्या करवाना चाह रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ राउल्ट्स दादा काम कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ नहीं बोल रहे हैं, राउल्ट्स दादा काम कर रहे हैं किस पे, वोलेटाइल सब्सटेंस पे। किस पे काम कर रहे हैं, वोलेटाइल, ठीक है। जो आराम से क्या हो जाए, जो आराम से क्या हो जाए, आराम से लिक्विड फेज से वेपर फेज में चले जाए, यानी कि वोलेटाइल सब्सटेंस में कौन काम कर रहे थे, राउल्ट्स दादा, ठीक है। अब देखिए राउल्ट्स बाबा क्या कहते हैं, राउल्ट्स बाबा ये कहते हैं किसके लिए, कंडीशन नंबर 1 कौन सा है, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सब्सटेंस, सॉरी वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब क्या, वोलेटाइल सॉल्यूट भी होगा और वोलेटाइल सॉल्वेंट भी होगा, ये दोनों पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो चलिए इनका पहला कहना क्या है, देन विच स्टेट दैट, मतलब राउल्ट्स ने कहा है विच स्टेट दैट एट अ गिवन टेम्परेचर for any volatile substance the partial pressure of each component of this solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। मतलब किसी दिए हुए टेम्परेचर पे जो वोलेटाइल सब्सटेंस का जो पार्शियल प्रेशर वो जो होगा, ध्यान से सुनना, वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। ए क्या है हमारा, ए है हमारा क्या, सब्सटेंस, क्लियर हो गया, ये बात का है। अब जरा ध्यान दो, इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इन्होंने यहां पर भी वही बात कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बात तो दोनों का लगभग सेम है, लेकिन अंतर कहां है, इन्होंने वोलेटाइल के रिस्पेक्ट में दिया था और वो क्या कर रहे थे, एक अलग गैस को क्या कर रहे थे, किसी सॉल्यूशन में घोलने का कोशिश कर रहे थे, पर कहा तो दोनों का बात एक ही है, हाँ या ना सर, यस सर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके लॉ को देखते हैं एज अ फिगर, ठीक है। देन चलिए हम मान लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके ले लिया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देन अब देखिए हमारा पहला कंडीशन क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना। तो हम मान लेते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, दो कंटेनर लेंगे, ठीक है। एक कंटेनर ये हुआ, एक कंटेनर ये हो गया, ठीक है, और एक कंटेनर और लेते हैं, दूसरा कंटेनर ये हुआ, ठीक है। दो कंटेनर लिया, एक कंटेनर पे हमने डाला सब्सटेंस, और दूसरे कंटेनर में भी हमने क्या डाला, सब्सटेंस, ठीक है। ध्यान देना, फिगर भी बनाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये जो ए है इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा बी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नहीं सर। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो क्या कर रहा होगा, अब ये कंटेनर को बंद करो, बहुत ज़रूरी है बंद करना, बिना बंद किए तो सॉरी,
दोनों कंटेनर को बंद करो, क्योंकि अगर कंटेनर बंद नहीं करोगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा कहाँ से, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं ये जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे, ये हो गया इसके गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो बी है ये हो गया इसका गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक। जो ए है इसका गैसियस मॉलिक्यूल का नाम होगा, मतलब ये जो यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, कौन सा, ए का जो मॉलिक्यूल है जो वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है, इसको हम लिखेंगे पी ए नॉट, और बी वाले को लिखेंगे पी बी नॉट। ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है हमारा कंपोनेंट वो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक पाइप जोड़ देते हैं ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, कंटेनर को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, सारे कंटेनर को हम जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है, पेन वाला रहता तो तुरंत हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। अब देखो दोनों को हम जोड़ दिए, अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। इसमें कौन होंगे, व्हाइट वाला भी होगा, ठीक है, व्हाइट वाला भी होगा और येलो वाला भी होगा, हाँ या ना, यस सर, एकदम होगा, 100% होगा। अब जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या बताया मैंने, कि जो प्योर फॉर्म वाला होगा उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वाले वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा। देन उस कंडीशन में होगा क्या, कि हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है किसका, सॉल्यूशन का, तो इसको हम कहेंगे ए वाले के लिए, ए वाले के लिए, ए वाले के लिए को हम मानेंगे पी ए, या इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पर मैं वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 4 था तो मैं मान लेता हूँ वेपर प्रेशर कम होकर 2 हो गया, और येलो वाला का 3 था तो इसका 1 ही रह गया, ठीक है। देन व्हाइट वाले का जो वेपर प्रेशर यहाँ सॉल्यूशन में जनरेट होगा इसको क्या कहेंगे हम, पी ए, और येलो वाले का, येलो वाले को कहेंगे हम पी बी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं ना, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब ध्यान दो, यहाँ पे दोनों ही वोलेटाइल है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, हमारा यहाँ कंडीशन ये होगा कि पी ए नॉट जो होगा वो ज़्यादा होगा वोलेटाइल किससे, पी बी नॉट से, ये हम कंडीशन मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम रॉड्स के लॉ को लगाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, रॉड्स का लॉ ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से। तो हमारा क्या बना, देन हमारा बनेगा क्या, अब हम यहाँ लिख रहे हैं पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, उसी तरह से पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना, ठीक है। उसके अलावा आप ध्यान ध्यान देंगे, देन आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर राउट्स दादा ने कहा कि जो इसका प्योर फॉर्म का जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा। देन पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, और पी बी इज इक्वल टू क्या, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में, नहीं, कोई तरह का कोई इशू है नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए, ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए अब हमको पता क्या है, ठीक है, अब हमको पता है, अगर हम बोलेंगे टोटल प्रेशर निकालो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे कि चलो भैया अब आप टोटल प्रेशर निकालो। देन पी टी, टोटल प्रेशर के लिए आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, पी ए प्लस पी बी, लिखोगे क्या, पी ए प्लस पी बी, यही करोगे ना टोटल प्रेशर के लिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, पीटी की जगह पे, मतलब पी ए और पीबी की जगह पे ये दोनों को पुट करते हैं। देन पीटी इज इक्वल टू, पीटी इज इक्वल टू पी ए की जगह पे पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको पता क्या है, आपको ये भी पता है, ठीक है, क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1,
ये तो आपको पता ही है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करो, एक्स बी की जगह पे एक्स ए के लिए पुट करो, मतलब एक्स बी की जगह पे क्या लिखो, 1 माइनस एक्स ए। तो चलो करते हैं, पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉड इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉड इंटू 1 माइनस एक्स ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं सर। अब हम एक काम करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से? अगर ले लिया तो अब मैं मिटा रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया। अब चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर पूरा मिटा रहे हैं, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा, देखो अब हम एरो से यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक। देन अब आप काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू क्या, पी ए नॉड इंटू एक्स ए मल्टीप्लाई बाई, यानी कि प्लस क्या, पी बी नॉड। या एक काम करते हैं, हम पूरा ही मिटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको जगह चाहिए, ठीक है। देन हम पूरा ही मिटा देते हैं, फिगर भी मिटा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों ने फिगर तो ले ही लिया होगा, या फिर हम पूरा ही मिटा रहे हैं, ठीक, खाली इसको रखेंगे भी, ठीक है, हम पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह का कमी नहीं चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देन हम इसको एक बार ऊपर लिख रहे हैं, फिर इसको भी मिटा देंगे। ये आपका कितना आया था, पी टी इज इक्वल टू क्या था, पी ए नॉड, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना आप लोग, ठीक है, इंटू एक्स ए प्लस क्या, पी बी नॉड इंटू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है? अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉड इंटू एक्स ए प्लस क्या, पी बी नॉड माइनस पी बी नॉड इंटू एक्स ए। हाँ या ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब देखो, आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या क्या ले सकते हो, जिसके पास जो होगा वो कॉमन लिया जाएगा। देन आप यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स ए है, यहाँ एक्स ए है, आप कॉमन ले सकते हो एक्स ए से, पी बी नॉट तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू, इस पी बी नॉट को रखो बाहर, पी बी नॉट, कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करो, पी बी नॉट आपका रखा गया, ठीक है ना, प्लस में। अब क्या हो जाएगा, एक्स ए को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स से हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बचा है पी ए नॉट माइनस क्या बचा है, पी बी नॉट बचा है ना। देखिए, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, जब आप करोगे तो ये आपके पास वही वाला इक्वेशन बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला। ये आपके पास क्या आ गया, पी टी इज इक्वल टू, ये पूरा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने भी आपको मतलब कि रिलेशन, मतलब कि एक्चुअली कंडीशन दिया था। क्या कंडीशन दिया था, कंडीशन ये दिया था कि पी ए नॉट जो होगा वो ज्यादा होगा पी बी नॉट से, याद रखना। तभी तो यहाँ पर पी ए नॉट से आपने माइनस करोगे आप पी बी नॉट को, ठीक है ना। ये नहीं करना कि अगर मान लीजिए पी बी नॉट, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर पी ए नॉट कम हुआ पी बी नॉट से, तो ये मत लगाना, वरना माइनस में आ जाएगा वेपर प्रेशर, जो कि कहानी किस्सा नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैंने स्टार मार दिया। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया टोटल प्रेशर का कहानी? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? बहुत अच्छे से आपको क्या समझ में आ गया, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो होगा राउट्स लॉ के सेकंड कंडीशन पे, ठीक है ना, जिसपे हम क्या जानेंगे, जिसपे हम ये जानेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट में मिला देंगे तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पक्के से? तो चलिए, आज हम लोग इतना ही पे रखते हैं अपने क्लास को, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।